नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, हमारा जैसे हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था छंद का, और ये छंद का यानी कि अंतिम क्लास है, जिसमें से क्या हमने जो छंद हुए थे वो कितने भागों में बांटा गया था कि वार्णिक छंद थे, मात्रिक छंद थे और मुक्तक छंद थे। तो भाई मात्रिक और वार्णिक छंदों को हम कर चुके हैं। जो मुक्तक छंद है, हालांकि ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप कहीं भी अगर तो यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो भाई मुक्तक छंद को बहुत ही कम पढ़ाया हुआ है, यानी कि बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, और आपको ऑफलाइन क्लास में भी शायद बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए भाई, मैंने कोशिश करी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बोले हाँ ये कुछ ज्यादा स्पेशल चीज है या इसमें कुछ ऐसा बेहतरीन है। देखिए इसमें जो होता है भाई मुक्तक छंद, देखिए मात्रिक छंद में क्या था मेरे भाई, मात्रिक छंद में था यानी कि मात्राओं के अनुसार हम गणना करते थे, यानी कि मात्राओं की काउंटिंग करते थे, उसके अनुसार ही क्या होता था हमारा, यानी कि जो छंद होता था, यानी कितनी मात्राएं बोले 24 होंगी या कितनी होंगी, 13-11 होंगी या 11-13 होंगी। इसी प्रकार से मात्रिक छंद चल रहा था। फिर वार्णिक में आए तो वार्णिक में क्या थे भाई, वर्ण गिनने थे। भाई कहीं ना कहीं कंडीशन थी, मात्रिक छंद था तो मात्रिक छंद में कंडीशन थी कि इतनी ही मात्राएं होनी चाहिए, वार्णिक छंद था तो वार्णिक छंद में यह कंडीशन थी कि इतने ही वर्ण होने चाहिए। लेकिन मुक्तक छंद जो होता है, मुक्तक छंद यानी कि जो ये नियम है, यानी कि वर्णों का नियम और मात्राओं का नियम, इन सबसे क्या होता है, मुक्त होता है। अब मुक्त मतलब यानी कि क्या, इनकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। सिर्फ इसमें जो आपको मैंने पढ़ाए थे कि छंद के जो तत्व होते हैं, तो छंद के कितने तत्व आए थे भाई, जो उन तत्वों में से जो आपका एक तत्व था क्या, कि तुक वाला, यानी कि तुक जो होता है, सिर्फ इसमें जो कंडीशन बनती है कि आपको सिर्फ इसमें तुक आना चाहिए, यानी कि जब भी आप कोई पंक्तियां लिखते हैं तो पंक्तियों के बाद में क्या लय बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि लय बरकरार होनी चाहिए, वही क्या होता है, मुक्तक छंद होता है। इसके अंत देखो, मुक्तक छंद को आप लोग भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, यानी कि जो थोड़ी सी समझ रखता है हिंदी के प्रति, यानी कि क्या वो शब्दों को जानता है, वो मुक्तक लिख सकता है। लेकिन क्या मात्रिक छंद और वार्णिक छंदों को लिखने के लिए भाई क्या, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसमें से क्या हमें एक कंडीशन यानी कि बाउंडेशन होती है कि इतनी मात्राओं या इतने वर्णों पे ही हम इसे लिखेंगे। लेकिन मुक्तक को कोई भी लिख सकता है, इसके अंतर्गत शेर आ जाएंगे, शायरी आ जाएंगी और भाई गजल भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसी प्रकार से भाई लिखने की कोशिश करी है। तो देखिए समझे भाई, मुक्तक की बात समझ में आ गई होगी। मुक्तक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्या वर्ण और मात्रिक छंद जिसमें ना होगा, वो समझ लेना कौन सा छंद है, वो मुक्तक छंद है। देखिए जैसे इसमें तो भाई कुछ लोगों की भावनाएं भी हैं, उन्हें भी भाई वो भी समझे, ठीक है, उन्हें भी प्रकट करने की कोशिश करी है, और भाई बहुत ही अच्छी, यानी कि ऐसा कह सकते हो आप, एक इंटरेस्टेड क्लास होगी, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को, बिल्कुल जरूर अंत तक आप लोग देखोगे भी। और भाई अगर क्लास में मजा आए तो शेयर करना ना भूलियो, ठीक है। देखिए जैसे मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल में भी रुसवा हर बार करता है, यकीन है सारी दुनिया को खपा है वो मुझसे, लेकिन उसे मुझे मालूम है फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। भाई पंक्तियां लिखी, पंक्तियों में लय किस प्रकार से देखें, उसने कहा कि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, मैं उसका हूं वो, भाई एक किसी व्यक्ति ने कहा है, ठीक है, नायक ने नायिका से कहा या नायिका ने नायक से कहा कि भरी महफिल में भी रुसवा हर बार करता है, यकीन है सारी दुनिया को खपा है वो मुझसे, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। तो भाई इस तरीके की पंक्ति आएंगी तो भाई समझ लेना क्या है, मुक्तक छंद है। अगला देखते हैं। अब भाई इसका अर्थ निकालने की तो मैं लगता नहीं कि हाँ इसे अर्थ बताने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, यानी कि नायक कह रहा है या नायिका कह रही, कोई भी व्यक्ति किसी को कह रहा है कि मैं उसका हूं, वो इस बात को बिल्कुल मना कर रहा है, यानी कि इनकार करता है, इग्नोर कर देता है। भरी महफिल में भी रुसवा हर बार करता है, यानी कि कहीं ज्यादा पब्लिक है या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं या कहीं भी, या कहीं महफिल जमी हुई है तो वहां भी क्या रुसवा, यानी कि क्या बिल्कुल हर समय, यानी कि जो बेइज्जती सी कह दें या फील कराता है, रुसवा हो जाता है, यानी कि गुस्सा होता है, हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को, यानी कि यकीन है सारी दुनिया को पता है, खपा है वो मुझसे, लेकिन मुझे मालूम है, यानी कि मुझे खुद को पता है, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है, यानी कि फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी मुझे मालूम है कि वो मुझसे प्यार करता है। देखिए अगला देखें, दूसरा है भाई ये जो आपके कवि हैं, क्या नाम है उनका, कुमार विश्वास। देखो उनकी पंक्तियां लिखी, ये अच्छी लगती है मुझे, मैं कई बार पढ़ता भी रहता हूं इन्हें, ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियां। देखो उसने कहा, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले,
जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। मतलब एक कह सकते हैं कोई व्यक्ति था और वो व्यक्ति क्या है, मतलब इस तरीके से कह रहा है कि मान लो किसी को चाहता था वो, ठीक है, मान लो नायक है नायिका को चाहता था, तो वो कह रहा है कि मतलब उनका कुछ आपसी मेल जोल ना मिल पाने के कारण वो कह रहा है कि समंदर पीर का है अंदर, जैसी का वो छोड़ के चली गई। हालांकि इसमें अगर जो रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होगा, लेकिन वो कह रहा है समंदर पीर का अंदर है, यानी कि क्या समंदर, यानी कि जो भावनाएं हैं, भावनाएं वो मेरे अंदर हैं लेकिन रो नहीं सकता, यानी कि वो रो नहीं सकता, यानी कि रो नहीं सकता। रो क्यों नहीं सकता? क्योंकि आंसू निकलेंगे, ये आंसू प्यार के मोती है, यानी कि ये आंसू जो है वो भाई प्यार के मोती हैं, इसको खो नहीं सकता, यानी कि इन्हें मैं खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, यानी कि मेरी जो इच्छाएं हैं उन्हें जैसे कि दुल्हन के रूप में मनाते हैं, यानी कि मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। यानी कि दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि जो इतना कुछ होने के बाद भी जो मेरा नहीं हो पाया वो तेरा हो नहीं सकता। अगर भाई लयबद्ध पढ़ें तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। ठीक है भाई, ये पंक्तियां थी, बहुत अच्छा, मजा आ रहा होगा सच में, क्लास में दमदार लग रही होगी हो। हाँ, ये आपके मन की बात आई है ना आज बहुत दिनों के बाद। देखिए अगला तीसरा है, हर एक नदिया के होठों पे समंदर का तराना है। मतलब हर एक नदिया के होठों पर समंदर का तराना है, जहां फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है। फरहाद कहते हैं भाई इच्छाएं, यानी कि किसी की कोई इच्छाएं है उन्हें कहते हैं फरहाद। यहां हर फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है, वही बात पुरानी थी वही किस्सा पुराना है, तुम्हारे और मेरे बीच में फिर उससे जमाना है। भाई बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, सच में कहा उसने, मतलब जो है कुछ मेल जोल की बात होगी, उनकी जो इच्छाएं थी उनकी बात कर रहा है कि हर एक नदी के होठों पे समंदर का तराना है, यहां फरियाद के आगे सदा कोई बहाना है, वही बात पुरानी थी वही किस्सा पुराना है, तुम्हारे और मेरे बीच में फिर से जमाना है। ठीक है भाई, ये हो गई 3 पंक्तियां। भाई ये क्या है, सब में मुक्तक है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर जो आप मुक्तक के भेद भी पढ़ना चाहेंगे वो बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला देखिए चौथा, भाई थोड़ा सा मैंने देशभक्ति के भी लिखे हैं। देखिए इसमें, देश अगर संकट में हो तन मन धन कर दो अर्पण। देश अगर संकट में हो तन मन धन कर दो अर्पण, मातृभूमि का मधुबब सदा वंदनीय होता कण कण। तो भाई वो कहना चाह रहा है कि अगर देश अगर जो आपका संकट में है तो तन मन धन यानी कि सब कुछ जो भी आप दे सकते हैं सब कुछ लगा दो, मातृभूमि का मधुबब सदा। मधु मत होता है भाई, यानी कि जो सम्मान होता है, सम्मान को कहते हैं क्या, मधुबब सदा। वंदनीय होता कण कण, यानी कि वंदनीय यानी कि पूजने के योग्य होता है उसका क्या, एक एक कण एक एक हिस्सा। ठीक है भाई, ये 5वां देखें, गम खाते हैं आंसू बेबस पी लेते हैं। गम खाते हैं आंसू बेबस पी लेते हैं, रहते हैं खामोश लबों को पी लेते हैं, सांस सांस में त्रास घुटन तड़प बेचैनी, जीने वाले ऐसे भी जी लेते हैं। मतलब पंक्तियों में 2 तरीके के अर्थ निकलते हैं। ये पंक्तियां जो लिखी गई थी वो भाई पंक्तियां लिखी थी कि देश के लिए, यानी कि देश के सैनिकों के लिए लिखी थी, लेकिन क्या अब उससे व्यवहारिक जीवन में लोगों ने, यानी कि जो कह सकते हैं प्रेम वाले जो व्यक्ति हैं, तो भाई उन्होंने भी इन्हें अपना लिया। वो क्यों, देखिए अब मैं दोनों तरीके से अर्थ बताऊं तो देखिए, कहते हैं गम खाते हैं आंसू बेबस पी लेते हैं, यानी कि उन सैनिकों को कहा था कि सैनिक जब वो भाई वो सीमा पर होता है, बॉर्डर पर होता है, तो यानी कि गम खाते हैं आंसू पी लेते हैं, यानी कि भाई जब उन्हें घर की याद आती है तो गम के मारे यानी कि वो शांत हो जाते हैं, आंसू बेबस पी लेते हैं, यानी कि जो आंसू निकलते हैं उन्हें निकलने नहीं देते, पी लेते हैं, रहते हैं खामोश लबों को पी लेते हैं, यानी कि जो अपनी बात कहनी भी चाहते हैं भाई कह नहीं पाते, यानी कि रहते हैं खामोश यानी कि चुप रहते हैं, लबों को यानी कि अपने विचारों को, यानी कि जो अपनी बात थी उसे भी क्या भाई पी लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ही रखते हैं। सांस सांस में त्रास घुटन तड़पन बेचैनी, यानी कि जो सांस है हर रग में, यानी कि हर कण कण में त्रास है, घुटन है, तड़प है, बेचैनी, जीने वाले ऐसे भी जी लेते हैं, यानी कि भाई जीने वाले ऐसे भी जी लेते हैं। इसे कोई व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहे भाई उतार सकता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं,
भाई क्या, जैसे कि आप लोग कहीं परेशान है तब भी कह सकते हैं कि गम खाते हैं, आंसू बेबस पी लेते हैं, रहते हैं खामोश लबों को पी लेते हैं, सांस सांस में त्रास घुटन तड़प और बेचैनी, जीने वाले ऐसे भी जी लेते हैं। कोई कहे कि बोले मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ठीक है, आप उसे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए भाई अगला आता है छठा। छठा कह रहा है बाधाओं के साथ खेलना पड़ता है, पथ पर हर पर्वत धकेलना पड़ता है, देता कोई साथ किसी का नहीं, यहां अपना संकट अपना आप झेलना पड़ता है। भाई ये पंक्तियां हैं, वो तो कह रहा है कि यानी कि बाधाओं के साथ, जब कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान है, भाई ये सैनिकों के ऊपर ही लिखी गई थी पंक्तियां भी, उसे तो आप समझ सकते हो कि बाधाओं के साथ खेलना पड़ता है, यानी कि जो सैनिक होता है वो बाधाएं, यानी कि बहुत सारी कंडीशन होती है उनके साथ भी खेलना पड़ता है, पथ का हर पर्वत धकेलना पड़ता है, यानी कि जो रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें धकेलना पड़ता है। पर्वत का मतलब देता कोई साथ नहीं यहां किसी का, या अपना संकट अपने आप झेलना पड़ता है, यानी कि अपना संकट खुद अपने आप झेलना। अगर इसे व्यवहारिक जीवन के अनुसार देखें तो यानी कि क्या कहते हैं कि कुछ लोग जैसे का सहारा लेने की सोचते हैं किसी का, भाई संकट में कोई किसी के साथ नहीं है, तो कह रहा है कि अपना संकट खुद अपने आप झेलना पड़ता है। तो भाई ये पंक्तियां लिखी थी, यानी कि 6 उदाहरण लिखे, और 6 उदाहरण भाई मुक्तक छंद को आपके कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका छंद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे जरूर कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने और लाऊं, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं, देखें अब हमारा टॉपिक बचता है अलंकार। अलंकार टॉपिक है, तो भाई अलंकार टॉपिक को पढ़ेंगे तो भाई उससे पहले हमें, यानी कि जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें भाई मैं उनके लिए वर्णमाला या आपकी संज्ञा हो गई, विशेषण हो गए, इन तरीके का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो भाई जैसे ही आपका कोई परीक्षा का कोई भी नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, अगर जो आपका कोई टॉपिक रहता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं पूरी कंप्लीट करा कर दूंगा। छंद कंप्लीट करा दिए तो भाई अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मिलेगी हिंदी से बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि जो जड़ होती है भाई मैं वहां से शुरू कराऊंगा, और ऐसा शुरू करवाऊंगा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सारी वीडियो आप देखोगे लगातार निरंतर, जो कल से वीडियो आएंगी, मैं निश्चित रूप से भाई हिंदी में कभी मार नहीं खाओगे। अगर 30 नंबर की आती है तो 30 से 30 नंबर की मैं कराकर दिखाऊंगा। इस बात को आप वीडियो देखकर खुद अनुमान लगा लेना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहे निरंतर, ठीक है।